हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्पटन इफेक्ट के बारे में है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास ये एक फोटान है। यहाँ पर हमारे पास बुक में लिखा है कि ग्रेफाइट एक टारगेट है। ग्रेफाइट में हमारे पास एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब हमारे पास इसके साथ एक्सरेस फोटान, जब हम इस पर बम्बार्ड करते हैं एक्सरेस फोटान, तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके ये फोटान जो है ये इस डायरेक्शन में चला जाता है और इसकी वेवलेंथ जो है उसमें चेंज आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या था, एक्सरे फोटान। एक्सरे फोटान है। जब ये हमारे पास कोलाइड करता है किसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसके वेवलेंथ में हमारे पास चेंज आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इसकी वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है, वो h है। इसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, h है। और यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है वो उसमें क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो वो वेवलेंथ जो था वो स्मॉल था। अब यहाँ पर आप देख लो वेवलेंथ जो है वो लार्ज हो गया, मीन्स वेवलेंथ में चेंज आ गई। और इस वेवलेंथ में जो चेंज आ गई इसको हम h प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो है, जब हमारे पास एक्सरे फोटान जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके इसकी वेवलेंथ में चेंज आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में क्या कर देता है, मूव कर देता है। अब कम्पटन इफेक्ट की डिफिनीशन क्या बनी, जब एक्सरे फोटान जो है वो कोलाइड हो जाए किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्पटन इफेक्ट। सो इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, द चेंज इन वेवलेंथ, द चेंज इन वेवलेंथ of X-ray photon when it is collide with electron, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मींस ये जो एक्सरे फोटान है ये जब कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसकी वेवलेंथ में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, कम्पटन इफेक्ट। और ये जो चेंज इन वेवलेंथ बना इसको हम क्या कहते हैं, कम्पटन शिफ्ट कहते हैं। सो द चेंज इन वेवलेंथ इज नोन एज, सो द चेंज इन wavelength are called Compton shift, ये जो चेंज इन वेवलेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्पटन शिफ्ट। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा H से। अब ये जो डेल्टा लेम्डा से, ये हमारे पास क्या है, लेम्डा है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्पटन शिफ्ट है। इसकी जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि H और m0c 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब ये जो हमारे पास आ गया कम्पटन शिफ्ट, ये जो फार्मूला है इसको हम डिराइव भी करेंगे लास्ट में। सो ये हमारे पास क्या बना, इसका फार्मूला। अब ये जो है डेल्टा H, इसको हम क्या कहते हैं, ये डेल्टा H जो है ये हमारे पास क्या है, कम्पटन शिफ्ट है। ये हमारे पास क्या है, कम्पटन शिफ्ट है। और ये जो है हमारे पास H, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लंक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये H जो है ये हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट है। ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लंक्स कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, तो इसको जब हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू ना डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू
ये हमारे पास हो जाएगा 2.43 क्रॉस 10⁻⁻12 मीटर 1 माइनस काज ऑफ थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो 10⁻12 आ गया, इसको हम पिकोमीटर भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो कम्पटान शिफ्ट है ये बराबर हो जाएगा 2.43, इसके जगह हम 10⁻⁻12 की जगह हम क्या लिख देंगे, पिको। सो ये हो जाएगा पिकोमीटर। तो 2.43 पिकोमीटर 1 माइनस काज ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी फार्मूला। ये हम थोड़ी देर बाद इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो ये हो गई हमारे पास कम्पटान शिफ्ट की फार्मूला, और ये जो फार्मूला है इसको हम डिराइव भी करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो गया, हमने अब इसकी जो डिराइवेशन है आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दो, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आप दे दो। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या है, जब ये एक्सरे फोटान जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। तो वो एनर्जी जो है वो हम फाइंड करते हैं किस फार्मूला के ज़रिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जो फार्मूला था कि हम फोटान की एनर्जी को इस फार्मूला से जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसकी फार्मूला है। तो ये हमारे पास हो गई इसकी एनर्जी, इस एक्सरे फोटान की एनर्जी जो कि बराबर है HF की। अब जब ये फोटान जो है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो जाए तो इसकी एनर्जी में हमारे पास क्या हो जाएगी, कम, ये एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसको एनर्जी को हम किस फार्मूला से जो है ना कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो फार्मूला है वो यही फार्मूला है, लेकिन हमारे पास इस F प्राइम से, ये प्राइम मैंने क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर भी मैंने फ्रीक्वेंसी वर्ड इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी वर्ड इस्तेमाल किया। तो दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये जो है ये इंसिडेंट फोटान की है और ये हमारे पास क्या है, स्कैटर्ड फोटान की है। तो इस वजह से मैंने F प्राइम जो है यहाँ पर लगा दिया। अब ये तो हो गई इस फोटान की एनर्जी। अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये जब इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था रेस्ट में था। तो इसके पास एनर्जी जो थी वो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं m0c² से, m0c² से। सो ये हमारे पास हो गई इसकी रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब ये एक्सरे फोटान इसके साथ कोलाइड हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो अब इसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम किस फार्मूला से फाइंड करेंगे, E = mc² से। ये हमारे पास उसकी फिर फार्मूला होगी उसकी एनर्जी को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गई इसकी एनर्जी। अब यहाँ पर आप देख लो, जब ये एक्सरे फोटान यहाँ पर कोलाइड करने से पहले इसकी वेवलेंथ थी शॉर्टर, और इसकी वेवलेंथ जब ये कोलाइड कर गया तो ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, लार्जर हो गई। तो ये एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटान। इंसिडेंट फोटान मीन्स ये जो कोलाइड करने से पहले जो फोटान है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट फोटान। और ये जो कोलाइड कर जाता है उसके बाद जो ये चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड फोटान। सो द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटान is shorter than scattered फोटान। तो ये तो हो गई हमारे पास इसकी वेवलेंथ के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी का क्या होगा। जब ये एक्सरे फोटान यानी इंसिडेंट फोटान इसके साथ कोलाइड नहीं किया है तो इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है E = hc/λ। यहाँ पर आप देख लो इसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है। अगर वेवलेंथ कम है तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ कम है तो इसकी हमारे पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो मैं लिख सकता हूँ द एनर्जी
the energy of incident photon, the energy of incident, the energy of incident photon is greater than the energy of scattered photon, मीन्स ये जो इंसिडेंट फोटॉन है, ये जो आ रहा है, इसकी एनर्जी क्या होगी, इस स्कैटर्ड फोटॉन से ज़्यादा होगी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर अगर वेवलेंथ जो है वो क्या है, कम है। यहाँ पर अगर वेवलेंथ कम है तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है वो आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो इस इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। किससे, स्कैटर्ड फोटॉन से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी of incident photon is greater than incident photon is greater than scattered photon तो ये हमने लिख ली। अब और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है इसकी कैलकुलेशन, ये जो कॉम्पटन इफेक्ट का कॉम्पटन शिफ्ट जो है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड करती है किस के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये भी हम लिख सकते हैं द कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट derivation is based on law of conservation of energy, and law of conservation of momentum, conservation of momentum। तो ये इस पर बेस करती है। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास एक्सरे फोटॉन जो है, अब हम पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। जब एक्सरे फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो जाए तो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक्सरे फोटॉन जो है ये इसी ही डायरेक्शन में चला जाए। और एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हमारे पास ये जो एक्सरे फोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए और उसके बाद ये 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जाए। और हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक्सरे फोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करने के बाद ये वापस उसी ही डायरेक्शन में चला जाए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एट 90 डिग्री, एट 0 डिग्री, एट 90 डिग्री स्कैटरिंग, एट 180 डिग्री स्कैटरिंग। सो हम लिखते हैं एट 0 डिग्री स्कैटरिंग, एट 90 डिग्री स्कैटरिंग, एट 180 डिग्री स्कैटरिंग, एट 180 डिग्री स्कैटरिंग। जब हमारे पास ये एक्सरे फोटॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए लेकिन इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, ये इसी ही डायरेक्शन में चला जाए, तो तब हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है H और m0c 1 माइनस काज ऑफ थीटा।
यहाँ पर एट 90 डिग्री के लिए भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच और एम नॉट सी 1 माइनस काज ऑफ थीटा। एट 180 डिग्री डेल्टा एच इज इक्वल टू एच और एम नॉट सी 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आप देख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू, ये हमने वैल्यू यहाँ पर बता दी थी कि ये एच और एम नॉट सी की हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कितनी है 2.43 पिकोमीटर। सो यहाँ पर भी आप लिख लो कि ये जो डेल्टा लेमडा है इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस काज ऑफ थीटा, ये है हमारे पास, और ये हमारे पास है 2.43 1 माइनस काज ऑफ थीटा। सो यहाँ पर आप देख लो, ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, चेंज इन वेवलेंथ, जब हमारे पास ये जो एक्सरे फोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए और ये इस डायरेक्शन, ये इसी ही डायरेक्शन में क्या कर जाए, स्कैटर्ड हो जाए, तो इसकी वेवलेंथ में कितनी चेंज होगी। ये एक्सरे फोटॉन जो है ये हमारे पास इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए लेकिन इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, ये इसी ही डायरेक्शन में जो है स्कैटर्ड हो जाए, तो तब इसकी वेवलेंथ में कितनी चेंज आ गई होगी वो हम इस फार्मूला के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू 2.43, अब हमारे पास क्या है 1 माइनस कास थीटा, कितनी डिग्री पे हमने देखना है 0 डिग्री पे। सो हमारे पास कास 0 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर मैं कास 0 डिग्री की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा 1, तो हमारे पास हो जाएगी डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2.43। सो 1 माइनस 1 से आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2.43 मल्टीप्लाइड बाई 0, सो दैट इज कॉल्ड 0। जब हमारे पास, इसका मतलब ये है जब हमारे पास ये जो एक्सरे फोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए और ये इसी ही डायरेक्शन में मूव कर जाए तो इसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसकी वेवलेंथ में नो चेंज, इसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये हमने देख लिया 0 डिग्री स्कैटरिंग पे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक्सरे फोटॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए और ये 90 डिग्री पर मूव करे। ये हमारे पास ये एक्सरे फोटॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो गया, अब इसके बाद ये जो है 90 डिग्री पर मूव कर जाए तो तब इसकी वेवलेंथ में कितनी चेंज आएगी, तो वो भी हम इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2.431 माइनस काज, हमने कितने डिग्री पे देखना है 90 डिग्री पे, तो हमारे पास काज 90 जो है, काज 90 डिग्री जो है वो हमारे पास बराबर होती है किसकी 0। सो काज थीटा की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगी डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2.43, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 0, सो इससे आ जाएगा 1, सो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2.43 मल्टीप्लाइड बाय 1 से आ जाएगा 2.43 पिकोमीटर, और ये हमारे पास क्या आ गया 2.43 पिकोमीटर, यानी कि इसके वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा 2.43 पिकोमीटर चेंज आएगा। जब हमारे पास ये एक्सरे फोटॉन जो है ये मूव करके इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो जाए और इसके बाद ये 90 डिग्री पर मूव करे तो इसकी वेवलेंथ में कितनी चेंज आएगी 2.43 पिकोमीटर चेंज आएगी। अब हम देखते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी को। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये फोटॉन जो है ये क्या करे मूव करे इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, और जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए तो ये इसी ही डायरेक्शन में वापस आ जाए, मींस 180 डिग्री पर वापस आ जाए, तो इसकी वेवलेंथ में कितनी चेंज आएगी। सो इसकी वेवलेंथ में हमारे पास चेंज कितनी आएगी, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगी 2.431 माइनस ये कास थीटा है, कास 180 डिग्री जो है, कास 180 डिग्री वो हमारे पास बराबर होती है -1 की, और हमारे पास किस चीज़ की बराबर होती है -1 की। सो कास 180 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा -1 जो है वो पुट कर दूंगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू
2.43 2.43। अब ये क्या है, यहाँ पर आप देख लो, ये है 1 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1। सो डेल्टा लेमडा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, 2.43 है, 2.43। सो ये 1 + 1 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2.43 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं रफ में कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 2.43 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 2 4 इशारिया 2 डिजिट बाद है, इशारिया मैंने 2 डिजिट बाद लगाया, ये हमारे पास हो जाएगा 4.86। तो इसमें चेंज कितनी आएगी, 4.86 पिकोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये MCQs इंडिकेट वगैरह में आ सकता है। 4.86 पिकोमीटर यानी इसका मतलब क्या हो गया, जब ये एक्सरे फोटान जो है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाए और उसके बाद ये उसी ही डायरेक्शन में वापस चला जाए तो हमारे पास वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा, वेवलेंथ में 4.86 पिकोमीटर चेंज आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, अब हम डिस्कस करते हैं ये जो कम्पटान इफेक्ट का फार्मूला था जो मैंने लिखा था कि उसको डिराइव हम कैसे कर सकते हैं, उसकी डेरिवेशन को हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, कम्पटान इफेक्ट का फार्मूला जो था वो हमारे पास क्या था, कम्पटान इफेक्ट का जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H और m0c 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब ये हम देखते हैं कि ये फार्मूला जो है ये किधर से आया है, और कीपी के बुक में या फेडरल बुक में इसकी डेरिवेशन है लेकिन फुल नहीं है। तो जो कीपी के बुक या फेडरल बुक ने की है इसकी डेरिवेशन वो हम डिस्कस करेंगे। सो डेल्टा H इज इक्वल टू H और m0c 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब हमने बोला था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस करती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा कि एनर्जी जो है बिफोर कोलिजन वो बराबर होगी एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो हम लिख सकते हैं एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है हम देख लेंगे, एक तो इस फोटान की एनर्जी है और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। सो एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है वो हमारे पास हो जाएगी, फोटान की जो एनर्जी है एनर्जी बिफोर कोलिजन वो हमारे पास क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू HF, वो हमारे पास है HF प्लस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हमारे पास है m0c², उसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है m0c², ये उसकी एनर्जी है हमने डिस्कस किया था। अब इज इक्वल टू ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन इस फोटान की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू HF प्राइम, यहाँ पर ये प्राइम है। सो इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, HF प्राइम प्लस अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन जो है वो हमारे पास ये है mc², वो हमारे पास क्या है mc²। अब आप ऐसा करो कि एनर्जी ऑफ फोटान जो है उसको एक साइड पे करो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक साइड पे। तो मैंने क्या करना है, ये HF ऑलरेडी यहाँ पर है, अब ये जो HF प्राइम है इसको मैंने इस साइड पे लेके आना है, तो ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस HF प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये mc² तो यहाँ पर मौजूद है, ये m0 ये जो रेस्ट मास एनर्जी है m0c² ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी m0c²। तो ये हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर आप देख लो, ये H
और ये H, ये हमारे पास क्या है, दोनों में मौजूद है, तो एक हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H इज इक्वल टू F माइनस F प्राइम। तो ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसको कॉमन ले लिया। अब हमारे पास हो जाएगा MC² माइनस M0C²। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको आप नाम दे दो क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, यह हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने अप्लाई करना है किस चीज़ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अब हमने अप्लाई करना है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो मोमेंटम है, एनर्जी जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, रेजोल्यूशन ऑफ स्केलर नहीं होता, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। और मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसको हम एलांग एक्स एक्सिस भी देखेंगे और एलांग वाई एक्सिस भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक एक्सरे फोटान है। जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्कैटरिंग करने के बाद ये हमारे पास एलांग एक्स एक्सिस भी हम इसको देखेंगे, एलांग वाई एक्सिस भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसको एलांग एक्स एक्सिस, एलांग एक्स एक्सिस हम देखते हैं। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इस फोटान की, ये जो एक्सरे फोटान है इसकी मोमेंटम हमारे पास क्या है, इसकी जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट लाइक अ P HF और C। यह हमारे पास क्या है, मोमेंटम ऑफ एक्सरे फोटान है बिफोर कोलिजन। जब फोटान जो है वो इसके साथ कोलाइड नहीं हुआ है तो इसकी मोमेंटम HF और C है। और ये किधर से आया है, अगर आपको ये जानना है तो यहाँ पर आप देख लो। यह हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसकी एनर्जी। और ये हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन ने जो दी थी एनर्जी की इक्वेशन। सो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की जो एनर्जी है वो बराबर होती है HF की, और एनर्जी ऑफ आइंस्टाइन ने जो दी थी वो रेस्ट मास के लिए। सो ये हमारे पास है m0c²। अब हम लिख सकते हैं HF और m0c²। HF इज इक्वल टू m0c², ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय c² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ c मल्टीप्लाइड बाय c। तो ये हमारे पास हो जाएगा HF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय c। m मल्टीप्लाइड बाय c, ये स्पीड, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। सो हमने पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो ये हमारे पास हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। सो ये हो जाएगा मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय c। अब हमने मोमेंटम को फाइंड करना है तो ये c यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू HF और c। सो ये हमारे पास ये जो मोमेंटम का फार्मूला है ये हमने यहाँ से डिराइव किया है। अब ये हो गया हमारे पास क्या, इनिशियल मोमेंटम एलांग एक्स एक्सिस ऑफ एक्सरे फोटान। सो हमने लिख लिया मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ फोटान जो है वो हमारे पास क्या है, HF डिवाइडेड बाय c प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो रेस्ट में है, उसको हम रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं। तो जब ये रेस्ट में हो गया तो हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, 0। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 0। सो इसकी बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, 0 है, वो हमारे पास क्या है, 0 है।
अब हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अब हमने डिस्कस करना है मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। सो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, अगर आपने करना है अलोंग एक्स एक्सिस तो हम यूज़ करेंगे कास थीटा को, और अगर हमने रिजॉल्व करना है अलोंग वाई एक्सिस तो हम यूज़ करेंगे साइन थीटा को। सो मोमेंटम ऑफ फोटॉन अलोंग एक्स एक्सिस ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम काज ऑफ थीटा। अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम जो था वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एच एफ और सी के बराबर। तो हम लिख लेंगे एच एफ प्राइम और सी, और ये काज ऑफ थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, अलोंग एक्स एक्सिस इसको डिस्कस करना है। सो ये हो गई हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस इसकी क्या, मोमेंटम। सो हम लिख सकते हैं इसकी जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी, एच एफ प्राइम ओवर सी काज ऑफ थीटा, काज ऑफ थीटा। ये जो है यहाँ पर आप देख लो, ये स्कैटरिंग एंगल जो है फोटॉन की जो स्कैटरिंग एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, थीटा से। जबकि ये जो स्कैटरिंग एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फाई। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फाई। इसमें आपने इसको मर्ज नहीं करना आपस में। सो ये हमारे पास हो जाएगी एच एफ प्राइम और सी काज ऑफ थीटा प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस। हमने क्या करना है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या यूज़ करेंगे, हम कास थीटा को यूज़ करेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास यहाँ पर काज ऑफ फाई वो हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख लो, अब मोमेंटम जो है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी क्या थी, ज़ीरो। आफ्टर कोलिजन जो इसकी मोमेंटम होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसकी जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगी वो हमारे पास होगी एम वी। यह हमारे पास क्या होगी, इसकी जो मोमेंटम होगी वो हमारे पास क्या होगी, एम वी। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, काज ऑफ फाई को, एम वी काज ऑफ फाई। सो ये इसकी हो गई अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम लिख सकते हैं एम वी काज ऑफ फाई, काज ऑफ फाई। अलोंग एक्स एक्सिस इसकी ये मोमेंटम हो गई। अब यह हमारे पास क्या हो जाएगी, एच एफ और सी इज इक्वल टू एच एफ प्राइम डिवाइडेड बाय सी काज ऑफ थीटा प्लस एम वी काज ऑफ फाई। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। यह हमारे पास क्या बना, इक्वेशन नंबर 2। यह हमारे पास क्या बना, इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। सो यहाँ पर हेडिंग दे दो अलोंग वाई एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस में हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम मीन्स पी से मोमेंटम लिख लेते हैं, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो अलोंग वाई एक्सिस अगर हम यहाँ पर देख लें कि ये जो एक्सरे फोटॉन है, ये एक्सरे फोटॉन जो है जब ये यहाँ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो रहा है, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस ये मूव नहीं कर रहा, तो इसकी मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो बिफोर कोलिजन। और अगर हम देख ले मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमने इसको जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो था वो रेस्ट में था, तो इसकी हमारे पास मोमेंटम क्या हो जाएगी, ज़ीरो इज इक्वल टू मोमेंटम
आफ्टर कोलिजन को अगर हम देख लें वाई एक्सिस के अलोंग, सो हमारे पास ये जो है वाई एक्सिस अगर हम देख ले तो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो ये बराबर हो जाएगा, अगर हमने एक्स एक्सिस में देखना है तो हम कास थीटा यूज़ करेंगे, अगर हमने अलोंग वाई एक्सिस देखना है तो हम यूज़ करेंगे क्या, साइन थीटा। और हमारे पास मोमेंटम जो है वो बराबर है एच एफ प्राइम और सी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच एफ प्राइम और सी साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस को अगर हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, सपोज अलोंग वाई एक्सिस हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, अब इसकी जो मोमेंटम है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास बराबर हो जाएगी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वाई एक्सिस में हम क्या यूज़ करेंगे, साइन, सो ये हो जाएगा साइन फाई। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी था, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम वी साइन फाई, साइन फाई, ये हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हो कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बराबर है एम वी साइन फाई के। अब यहाँ पर आप देख लो 0 + 0 से आ जाएगा 0, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 0 = एच एफ प्राइम और सी साइन फाई साइन थीटा प्लस एम वी साइन फाई। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 वी गेट, सो हम ये लिख लेते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या हासिल होगा, ये हमारे पास हासिल होगा, ये हमारे पास हासिल हो जाएगा 1 और f प्राइम, 1 और f प्राइम इज इक्वल टू 1 और f, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और f प्लस h और m नॉट c स्क्वेयर 1 - cos ऑफ थीटा, 1 - cos ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई c ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई c ऑन बोथ साइड, c को आप मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 और f नॉट c है, तो इसके साथ भी हम क्या कर देंगे, c को मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब इज इक्वल टू, इसके साथ भी हम क्या कर देंगे, c को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, c को, और प्लस ये h और m नॉट c के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, c मल्टीप्लाइड बाय h और m नॉट c स्क्वेयर, इसके साथ भी हमने क्या किया, c को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 1 - cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये c जो है ये इस c स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ c, 1 - cos ऑफ थीटा। अब क्या हो जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाय 1 से आ जाएगा c और f प्राइम इज इक्वल टू, c मल्टीप्लाइड बाय 1 से आ जाएगा c और f प्लस ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 - cos ऑफ थीटा, 1 - cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये c और f जो है, c और f, ये आपको शायद पता हो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, वेवलेंथ की। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये बाय रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी वी यूज कांस्टेंट c और लेमडा, सो ये हमारे पास हो गई f = c और लेमडा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इस लेमडा को फाइंड करना है, इस वेवलेंथ को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग रखेंगे, सो लेमडा इज इक्वल टू ये हो जाएगा c और f।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी और एफ। मतलब इस सी और एफ की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, तो हम ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा लेमडा। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पर प्राइम का निशान है, तो हम यहाँ पर लेमडा पर भी प्राइम का निशान लिख लेंगे। सो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू सी और एफ। यहाँ पर क्या है, लेमडा इज इक्वल टू सी और एफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेमडा प्लस ये है एच और एम नॉट सी, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे एम नॉट सी 1 माइनस काज ऑफ थीटा, 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, लेमडा प्राइम है, ये लेमडा है। जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा प्राइम माइनस ये लेमडा को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच और एम नॉट सी 1 माइनस काज ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये चेंज इन वेवलेंथ है। चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास ये था, इसकी वेवलेंथ जो था वो लेमडा था और इसमें जो चेंज आया था वो लेमडा प्राइम था। और इस दोनों की चेंज को हम क्या कहते थे, कंपटान शिफ्ट कहते थे। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच और एम नॉट सी, एच और एम नॉट सी 1 माइनस काज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास कंपटान शिफ्ट का फार्मूला जो है वो डिराइव हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या डिराइव हो गया, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच और एम नॉट सी 1 माइनस काज ऑफ थीटा। सो होपफुली मेरा जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, दुआ में याद रखिए।